नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, जीवन के किन क्षेत्रों में बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है, किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी रखनी होगी, कैसा रहेगा आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विवाह और संतान के योग, विदेश यात्राओं के योग, व्यापार व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा अगस्त 2022। साथ ही छात्रों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, कैरियर, जॉब और प्रोफेशन की दृष्टि से, और साथ ही साथ धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के बारे में क्या क्या रहेगा अगस्त 2022 में, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा, और जैसा मैंने कहा है वीडियो के अंत में आपकी कुछ समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी इसका विश्लेषण किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली जिसमें ग्रहों के वर्तमान में गोचर के आधार पर भविष्य फल का कथन किया जाता है। अब ये आपके सामने जो है मिथुन राशि के जातकों की गोचर कुंडली है अगस्त 2022 की। तो अब देखिए, बात करते हैं ग्रह स्थितियों के बारे में। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले विचार किया जाता है लग्न और लग्नेश के बारे में, फिर बात किया जाता है भाग्य और भाग्येश के बारे में। अब अगर आपके लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी में कोई संबंध बनता है गोचर में, तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि फिर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। लग्न का क्या मतलब है? लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी कार्यशैली, कार्यक्षमता। आपको ही कुंडली का लग्न भाव जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लग्न भाव आप खुद हैं। तो जब आपको आपका संबंध भाग्य भाव से बन रहा है, मधुर संबंध बन रहा है। देखिए, मिथुन राशि के लग्न के स्वामी कौन है? बुध हैं। भाग्य भाव के स्वामी कौन है? शनि। शनि और बुध एक तो मित्र हैं। दूसरी बात, शनि का गोचर अष्टम भाव में है और शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। दूसरी बात, ग्रहों का गोचर कुंडली के किस भाव में है और किस राशि में है, यह भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर कोई ग्रह अपनी राशि में गोचर कर रहा है, मित्र राशि में गोचर कर रहा है, या उच्च की राशि में गोचर कर रहा है, तो वो ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर वही ग्रह शत्रु राशि में है या नीच की स्थिति में है, तो फिर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस दृष्टि से इन सब बातों को कंसीडर करते हुए कुंडली की एनालिसिस की जाती है। अब आप देखिए कि लग्न भाव में शुक्र का गोचर है। 7 अगस्त तक शुक्र लग्न में रहेंगे, और इसके बाद शुक्र का गोचर दूसरे भाव में, धन के भाव में हो जाएगा। दोनों ही भाव में, चूँकि शुक्र लग्न में बुध की राशि में अपने मित्र की राशि में है, यहाँ पर चंद्रमा की राशि में है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, यहाँ भी शुक्र अपने मित्र की राशि में है, तो शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे ही सूर्य 17 अगस्त तक धन के भाव में है और 17 अगस्त को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। धन भाव में भी सूर्य अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर चंद्रमा की राशि में है, मित्र की राशि में है। तो सूर्य और शुक्र
ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं। अब आइए बुध की बात करते हैं। बुध 21 अगस्त तक पराक्रम भाव में सिंह राशि, सूर्य की राशि, मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद तो बुध बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 21 अगस्त को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि होती है। जब अपनी ही राशि में उच्च के होकर उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। बुध भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जहाँ तक केतु की बात है, केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु भी पंचम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बात करें राहु की, तो राहु भी एकादश भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और शनि तो अपनी ही राशि में है, देवगुरु अपनी ही राशि में है। केवल और केवल बचते हैं मंगल। मंगल 12वें भाव में है। हालांकि 10 अगस्त तक तो मंगल भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लाभ के भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। भले ही अंगारक योग बनेगा मंगल और राहु का, लेकिन फिर भी मंगल अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन जैसे ही 10 अगस्त को मंगल का गोचर 12वें भाव में होगा, शुक्र की राशि में, मंगल का गोचर शत्रु की राशि में हो जाएगा और यहीं पर आपको बहुत सावधान रहना होगा। तो सावधानियों के बारे में भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आपके लग्न के स्वामी और लग्न के बारे में, लग्न भाव में गोचर कर रहे शुक्र के बारे में। क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में अगस्त के महीने में सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले ग्रह होंगे। सबसे ज़्यादा शुक्र प्रभावित करेंगे और उसके बाद बुध प्रभावित करेंगे और गुरु प्रभावित करेंगे, क्योंकि तीनों ही ग्रह केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, कोई भी ग्रह, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि कोई भी ग्रह केंद्र के भाव में गोचर करे या त्रिकोण के भाव में गोचर करे, उस स्थिति में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो ग्रह। पंचम भाव और नवम भाव, इन भाव में गोचर करता हुआ कोई भी ग्रह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो पहले बात करते हैं शुक्र की, चूँकि केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, बाद में धन के भाव में चले जाएंगे। शुक्र का गोचर आपके कुंडली के लग्न के भाव में हो रहा है और यहाँ पर शुक्र गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा करेंगे। आपका माइंड सेट ऐसा होगा कि व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा, वाणी मधुर होगी और बाद में भी शुक्र वाणी के भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ भी आपकी वाणी में माधुर्य रहेगा। हालांकि सूर्य भी रहेंगे 17 अगस्त तक, लेकिन सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर जो वाणी में कटुता, उग्रता आने वाली है, उसको शुक्र कंट्रोल कर लेंगे और आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। शुक्र धन, वैभव, संपन्नता के तो कारक होते ही हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं। शुक्र आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र कला के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं, फाइन आर्ट के कारक हैं, म्यूज़िक के कारक हैं। वो चीज़ें जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होती है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, इन सब के कारक होते हैं। और शुक्र हमारी कामनाओं, इच्छाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र इस गोचर काल में आपकी किसी पुरानी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। और चूंकि शुक्र की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव क्या है? विवाह, दाम्पत्य सुख, लव रिलेशन और पार्टनरशिप। तो यहाँ पर लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेल फीमेल में आकर्षण को बढ़ाएंगे। और चूंकि पंचम भाव के भी स्वामी हैं, देखिए लग्न में गोचर कर रहे हैं, सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं और पंचम के भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है और पंचम भाव से लव और रोमांस का भी विचार किया जाता है। तो शुक्र के प्रभाव से
आकर्षण बढ़ेगा, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और आप शुक्र के प्रभाव से पैशनेट लवर होंगे, यानी अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करेंगे। और ये अगर जन्म कुंडली में ऐसा योग बने कि शुक्र आपके लग्न में गोचर करे तो अक्सर यही होता है कि या तो कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों से या कॉलेज लाइफ में ही लव रिलेशंस बन जाते हैं। अब ये शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में 7 अगस्त तक रहेगा और आज तो 21 जुलाई है और 21 जुलाई को भी शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में ही है, तो आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, खास करके महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या आप अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, या आपके जीवन साथी खुद का कोई व्यापार व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह का काम है, इस तरह के कार्य अगर वो कर रही हैं, या जैसे कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन हैं, परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इन सब के व्यापार व्यवसाय को कर रही हैं, तो निश्चित रूप से शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये तो बात रहेगी 7 अगस्त तक। और अभी भी जो है आज 21 तारीख हो गई, तो लगभग 17 दिन शुक्र आपके लग्न में ही रहेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके बाद शुक्र जो हैं 7 अगस्त को कुंडली के 2nd हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना घटित होगी और वो होगा शुक्र और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध। ये बहुत ही दुर्लभ घटना है कि जब शुक्र की सीधी दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, तो शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ने से शुक्र के प्रभाव में कई गुना अधिक वृद्धि होगी। और यहाँ एक चीज़ और है, शुक्र धन वैभव के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं। और जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर धन संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और पैसा आप जी भर के खर्च करेंगे और पैसा आपको बहुत मिलेगा भी। देखिए, शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं। एक बात मैं आपको पहले समझा दूं कि धन की दृष्टि से आपको नहीं परेशान होना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि धन देने के लिए नंबर 1 तो शुक्र बैठे हैं आपके लग्न में और धन के भाव में। दूसरा है राहु बैठे हैं आपके एकादश भाव में और राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। तीसरा है बुध बना रहे हैं भद्र योग, और भद्र योग जिस जातक की कुंडली में बुध बना देते हैं तो उसको आप ये मान कर के चलिए कि इतना धन प्राप्त होता है कि उसकी कल्पना के बाहर होता है। इतना धन बुध प्रदान करते हैं और देवगुरु कार्य क्षेत्र में उन्नति करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आगे से धन के बारे में कोई विशेष चर्चा आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि धन तो आपको मिलेगा ही। शुक्र और शनि की युति बनने पर या दृष्टि पड़ने पर व्यक्ति महाधनी बनता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग नहीं बनता, यानी शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध नहीं बनता, तो वह व्यक्ति धनवान तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होगा। शनि शुक्र का संबंध किसी भी तरह बने, चाहे युति बने चाहे दृष्टि संबंध हो, हमेशा धन देने वाला होता है। और आपके पराक्रम भाव के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। राजा धीराज ही आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो आपके एफर्ट, आपके उद्यम और आपके परिश्रम की क्षमता में वृद्धि करेंगे। अब धन कमाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। हालांकि कभी कभी मिल भी जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है।
प्रयत्न तो करना पड़ेगा। और उसके कारक हैं शनिदेव, जो कि परिश्रम, टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन के कारक होते हैं। और शनि कर्म भाव के भी कारक होते हैं और एकादश भाव के भी कारक होते हैं। देखिए 10 का मतलब मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि। 11 का मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि। तो मतलब दशम भाव यानी कर्म भाव, एकादश भाव यानी कि लाभ भाव, इसके कारक होते हैं शनिदेव। तो परिश्रम के फलस्वरूप आपको धन मिलेगा। हाँ, ये है निश्चित रूप से कि धन ज़्यादा मिलेगा जितना आप परिश्रम करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप परिश्रम करते जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, लेकिन इस योग के बनने पर जितना आप परिश्रम करेंगे उससे कहीं अधिक आपको धन प्राप्त होगा। दूसरी बात, शनि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। अब आप देखिए कि एक त्रिकोण के स्वामी हैं शनि और दूसरा त्रिकोण जो है उसके स्वामी हैं शुक्र। शनि और शुक्र में संबंध बन रहा है, अत्यंत मधुर संबंध बन रहा है। देखिए सम सप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। और शनि 11वें 9वें के यानी कि भाग्य भाव के, शुक्र पंचम के स्वामी। तो मैंने आपको बताया जैसा शुरू में कि कोई भी ग्रह शुभ भाव का स्वामी हो, केंद्र में गोचर करे या केंद्र का स्वामी हो, त्रिकोण में गोचर करे या त्रिकोण के भाव का स्वामी हो, तो उससे प्राप्त होने वाले फल में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर शुक्र पंचम के स्वामी हैं। पंचम क्या है? संतान और शिक्षा का। तो संतान की प्राप्ति तो होने का योग है ही रहे। साथ साथ छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो छात्र कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। संगीत है, नृत्य है, नाटक है, गायन है, वादन है, लेखन है, शिल्प कला है, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं यहाँ पर। केतु क्या करते हैं? उस भाव के प्रभाव को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेहतर रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं वो है शुक्र। शुक्र और शनि की दृष्टि बन रही है, केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं और शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में जा रही हैं। अब एक चीज़ समझिए, मिथुन राशि के कई करोड़ जातक होंगे, तो क्या सभी को एक जैसा ही रिजल्ट मिलेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप भी ऐसा ही प्रश्न करते हैं कि राजयोग बन रहा है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अपने जन्म कुंडली को आप देखिए, क्या शुक्र की महादशा चल रही है? क्या शनि की महादशा चल रही है? क्या केतु की महादशा चल रही है? और फिर क्या राहु की महादशा चल रही है? या गुरु और बुध की महादशा चल रही है? किसकी महादशा चल रही है? पहली बात तो ये देखिए। फिर किसकी अंतर्दशा चल रही है ये देखिए। अब जैसे राहु की ही आप मान लीजिए तो 18-19 साल की इनकी महादशा चलती है। अब इसमें 2-2, 3-3 साल की अंतर्दशाएं चलती हैं। कभी शुक्र की है, शनि की है, कभी सूर्य की है, कभी बुध की। तो किसकी अंतर्दशा चल रही है आप ये देखिए। देखिए इन दोनों चीज़ों को देखिए, फिर इन दोनों का उपाय कीजिए और यह भी देखिए कि इन दोनों का बलाबल कितना है, अंश बल से क्या ये ग्रह मजबूत हैं। देखिए कई चीज़ें हैं। ज्योतिष शास्त्र को इतने हल्के से आप अगर लेकर के चलेंगे, आप ये कह दिया गया कि साहब आप महाधनी हो जाएंगे और आप महाधनी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको हर चीज़ को समझना होगा, हर चीज़ का उपाय करना होगा और फिर तब देखिए कि किस तरह से किस्मत आपकी बुलंदियों पर पहुंचा देती है आपको। अब आप मान लीजिए केवल शुक्र की ही बात करते हैं और शनि की ही बात चल रही है,
शुक्र की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। आप माता लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दीजिए, बजरंगबली की उपासना शुरू कर दीजिए, शनिदेव की उपासना कीजिए। साथ ही साथ शुक्र और शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं तो उनका उपाय कर लीजिए। उपायों पर चर्चा आगे करेंगे। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप करके देखिए एक बार, रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो खाली वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे और बाद में यही कहेंगे कि साहब रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो चलिए, शुक्र शनि की बात हो गई। शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी और शनि अष्टम भाव में जब राजयोग बना रहे हैं तो पहला काम तो शनि यही करेंगे कि आपको दीर्घायु बना देंगे, आपकी आयु बढ़ा देंगे, आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। और दूसरी बात, शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और यहाँ पर देवगुरु भी राजयोग बना रहे हैं। तो क्या होगा, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वह कार्य आपका सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा। कोई भी कार्य, आप जिस भी कार्य से जुड़े हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र भी, गुरु भी और शनि भी, बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आप किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, जिस कार्य को आप शुरू करेंगे अगस्त 2022 में आप करके देखिए, उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि की दृष्टि कर्म के भाव पर है, कर्म के भाव में गुरु हैं और शनि भाग्य का सपोर्ट भी आपको दिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बुध के बारे में। देखिए, बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न होता है आपका व्यक्तित्व। तो सबसे पहले तो बुध आपके व्यक्तित्व को ही प्रभावित करेंगे, आपकी सोच को बदलेंगे। और चूंकि बुध यहाँ राजयोग बना रहे हैं 21/8 के बाद, और भद्र राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है जो कि बुध के द्वारा बनाया जाता है, और वो तब बनता है जबकि बुध का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। तो बुध का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है जो कि केंद्र का भाव है, और बुध का गोचर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि, 6 का मतलब कन्या राशि में हो रहा है, तो भद्र राजयोग बना। दूसरी बात, यहाँ बुध और देवगुरु का समसप्तक योग बनेगा और दोनों ही ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं और लग्न के स्वामी है बुध, सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु। तो बुध आपकी सोच को मैच्योर करेंगे, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति बढ़ाएंगे। बुध आपको कुशल वक्ता बना देंगे। अगर आप शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एंकर हैं, राजनीति में हैं या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तो आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट और वकालत के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म के भाव पर, तो आप कैरियर के रूप में डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिस्ट, अकाउंटेंसिंग या लेखन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं या बैंक ऑफिसर भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध और गुरु दोनों का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। जिस भी क्षेत्र में है वहाँ पर आपको उस क्षेत्र की डीप नॉलेज होगी। आप सीखने की जो क्षमता है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसमें भी बुध वृद्धि करेंगे। क्योंकि 21 अगस्त तक बुध का गोचर 3rd हाउस में होगा और यहाँ सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, और तीसरा भाव साहस और पराक्रम का होता है। तो अपने बुद्धि बल और एफर्ट से आप अपने लिए व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में नए नए अवसर पैदा करेंगे और
उसका लाभ अर्जित करेंगे। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है, तो आप मार्केटिंग या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी सफलता अर्जित कर सकेंगे। तीसरा भाव आपकी इच्छा शक्ति, आपके प्रयासों का होता है और उसमें भी वृद्धि होगी। और जब चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो यहाँ देखिए बुध और शनि एक दूसरे के मित्र हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर और स्वामी है शुक्र। शुक्र, बुध, केतु, शनि, ये चारों ही प्रबल मित्र हैं और एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी, विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं। उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी स्वयं शनि हैं और बुध आपके लग्न के स्वामी हैं। आपकी सीखने की क्षमता, मेमोरी पावर, विश्लेषण क्षमता, ये सब बढ़ेगी। उत्तम स्वास्थ्य आपका होगा। और चूंकि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं बुध, चतुर्थ भाव क्या होता है? भौतिक सुखों का होता है, भूमि, भवन और माता का होता है। चतुर्थ भाव आपकी मानसिक स्थिति, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पारिवारिक सुख का होता है। तो यहाँ बुध राजयोग बना रहे हैं तो आपको महाधनी बना देंगे। उत्तम वस्त्र, उत्तम आभूषण, भूमि, भवन का सुख मिलेगा। सहकर्मियों से, पड़ोसियों से, मित्रों से संबंध आपके अच्छे होंगे। अपनी वाणी और बुद्धि बल से आप दूसरों को वश में कर लेंगे। आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी और साथ ही साथ उसमें ज्ञान और बुद्धि का समावेश भी होगा। आप अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखेंगे और लोग उससे प्रभावित होंगे। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं और चौथा भाव जो होता है वो जनता का होता है। तो आप जन समूह के नेता भी बन सकते हैं, जन प्रतिनिधि बन सकते हैं और आपका मन अत्यंत साफ और शुद्ध होगा। जो बात आपके मन में है वही वाणी में भी होगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। वेल डेकोरेटेड, वेल फर्निश्ड हाउस आपको मिल सकता है। माता का स्नेह और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो इसके बारे में तो पहले ही चर्चा मैंने कर दिया। आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट या एज ए काउंसलर, वकालत के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब शुक्र की चर्चा हो गई, बुध की चर्चा हो गई। गुरु का भी प्रभाव वही रहेगा जो कि लगभग बुध का होता है। शनि की चर्चा हो गई। राहु के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि 11वें भाव में राहु से ज़्यादा कोई धन दे ही नहीं सकता है और राहु आपको अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे। अब अंत में आ जाइए, बात कर लेते हैं मंगल की, और यहीं पर आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। देखिए, मंगल का गोचर 11वें भाव में है और 11वां भाव लाभ का होता है। राहु भी साथ हैं तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन आज है 21 जुलाई और 10 अगस्त तक मंगल कुंडली के 11वें भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर गोचर करते हुए आपको धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद ये सब तो देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी 10 अगस्त तक कुंडली के वाणी के भाव पर, सेकंड हाउस पर पड़ेगी। मंगल के प्रभाव से चूंकि अंगारक योग भी बन रहा है राहु और मंगल का, देखिए पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके संबंध खराब होंगे परिवार में, चूंकि वाणी आपकी उग्र रहेगी, क्रोध आपको बहुत आएगा, इससे आपको बचना भी होगा। साथ ही साथ गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, चूंकि मंगल की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो संतान का भाव होता है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। अगर इस गोचर काल में 10 अगस्त तक और उसके बाद भी, चूंकि उसके बाद नहीं, 10 अगस्त के बाद तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, छठे भाव पर पड़ेगी दृष्टि। 10 अगस्त तक आपको विशेष सावधान रहना है,
क्योंकि संतान अगर इस गोचर काल में होगी तो संतान ऑपरेशन के थ्रू होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। इसके बाद मंगल का गोचर 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर मंगल शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। खर्चे बढ़ा देंगे, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, बीमारियों पर खर्च आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का भी होता है। हालांकि दृष्टि मंगल की पड़ेगी 6ठे भाव पर, तो कर्ज उतार देंगे, शत्रुओं का भी विनाश कर देंगे, विघ्न बाधाओं को भी समाप्त कर देंगे। आपके व्यक्तित्व से, आपके बेल बिल्ट बॉडी से, आपके शौर्य और पराक्रम से लोग स्वयं शत्रुता त्याग कर आपसे मित्रता स्थापित करना चाहेंगे। ये तो होगा, लेकिन यहाँ भी एक नेगेटिव पहलू भी आ रहा है कि मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। हालांकि देवगुरु यहाँ पर 7वें भाव के स्वामी हैं। देवगुरु जितना बनाएंगे मंगल उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपकी वाणी, आपका व्यवहार, वाणी में कटुता, क्रोध, ये चीज़ें आपको बहुत नुकसान देंगी। इससे अगर आप बच गए तो इसके लिए आप मंगल का उपाय कर लें, अपने आप पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, व्यवहार को बहुत संयत रखें। कुछ बोलने से पहले विचार कर लें कि आप जो बोलने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, फिर कोई नुकसान नहीं होगा। फिर तो मंगल आपको हर तरह का लाभ देंगे, बशर्ते आपने वाणी पर नियंत्रण कर लिया। फिर भी उपाय तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं, सर्जरी के, ब्लड के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं। तो इसलिए मंगल का उपाय पूरे मन से कीजिएगा। बजरंग बली की उपासना शुरू कर दीजिए, बजरंग बली की शरण में जाइए, तो लाभ होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर, और इसके बाद बात करेंगे आपके प्रश्नों के, आपके समस्याओं के समाधान पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें, और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें,
और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं खीर मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। चंद्रेश्वर जी का प्रश्न है, तांबे का छल्ला किस हाथ में और किस अंगुली में पहनना चाहिए? देखिए, तांबे का छल्ला सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के उपाय के रूप में तांबे का छल्ला पहना जाता है। और तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल की जो उंगली है, अनामिका जिसे कहते हैं, मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली है अनामिका, उस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि अनामिका के नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। ये तो हुई तांबे की बात। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए देवगुरु के उपाय के रूप में सोने की अंगूठी पहनी जाती है। और सोने की अंगूठी जो है वह तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है उसमें पहना जाता है। और मंगल और शुक्र के उपाय के लिए चांदी की अंगूठी पहनी जाती है। और चांदी की जो अंगूठी होती है वो कनिष्ठिका, दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसमें पहनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूनम जी का प्रश्न है, मेरी कुंडली मेष लग्न की है, मेरी कुंडली में राहु 3rd हाउस में, 4th में शुक्र, 5th में सूर्य और बुध, 6ठे में चंद्रमा और शनि, 7वें में मंगल और गुरु, 9वें में केतु हैं। तो बताएं कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। पूनम जी, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो 110%
सरकारी नौकरी का योग बनता है। परिश्रम कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पंचम भाव अत्यंत शुभ भाव है, शिक्षा और संतान का भाव है, और इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगला प्रश्न है शैलेश जी का, कला क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कवि, लेखक, दिग्दर्शन या अभिनय। मैं अपने वीडियोस में अक्सर कला के क्षेत्र में चर्चा करता रहता हूं। कला के लिए जो कारक हैं वह हैं शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आपको निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, बहुत सारे क्षेत्र हैं कला के। लेकिन अगर आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें शुक्र बलवान स्थिति में हो, और अगर शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हों या शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हों या तीसरे भाव में गोचर कर रहे हों, और कहीं ना कहीं से उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो कला के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है शुक्र की। शेखर जी का प्रश्न है, गुरुजी नमस्कार, आप गज केसरी राजयोग के बारे में बता रहे हैं। मेरी कुंडली में चौथा चंद्र एवं 10वें गुरु हैं। एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, 58 साल मेरी उम्र है। माफ़ी के साथ बताना चाहूँ कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप गज केसरी राजयोग का मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसमें कुछ शर्तें भी हैं। अब आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु का उपाय कीजिए, चंद्रमा का उपाय कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गज केसरी राजयोग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपकी कुंडली में देखिए, अपनी जन्म कुंडली को, देवगुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, देवगुरु कमज़ोर तो नहीं है, देवगुरु पीड़ित तो नहीं है। अगर देवगुरु ये वैसे गज केसरी राजयोग शुक्र से भी बनता है, बुध से भी बनता है। अब ये आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करेगा कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चूंकि 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आपने पहले इसके बारे में जानना चाहा होता या आपने किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लिया होता और आपने गुरु और चंद्रमा का उपाय कर लिया होता, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिली होती। अब भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि योर कमेंट्स सीम्स ऑलवेज पॉजिटिव बट रिजल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव। फॉर मकर राशि इट सीम्स इट इज़ ऑलवेज स्ट्रगल सिंस बर्थ, लक नेवर फेवर्स। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ग्रहों का लाभ, चाहे वो राजयोग बने, चाहे ग्रह दिग्बली हो, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान स्थिति में हैं। और इसीलिए ग्रहों के उपाय की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होंगे, संघर्ष जरूर कराएंगे। मकर राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ता है, और इस समय तो 7.5 चल रही है। लेकिन आप यह भी समझ लें कि शनिदेव जब आपको लाभ देने पर आएंगे तो इतना कुछ
प्रदान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। साढ़े साती की अवस्था में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने 7.5 वर्षों में जितना प्राप्त कर लिया, जितना अर्जित कर लिया, शायद वो पूरे जीवन भर नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। बस ये है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ शनिदेव का आप उपाय ज़रूर करते रहें। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उपायों पर मैं हर वीडियो में चर्चा करता रहता हूँ, तो उसको आप देखते रहिए। नमस्कार।